नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। जशपुर जिले में 7 मार्च 2025 से कैडेटों को सुबह विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान विमान आकाश में उड़ान भरने के बाद सुरक्षित लैंड करता है, जिससे कैडेट्स को व्यवहारिक अनुभव मिलता है। रायपुर से बाहर पहली बार जशपुर जिले में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे कैडेट्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं जिले के आगडिया हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर सीएम साय ने उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमान प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर माइक्रो लाइट एयर स्क्वाड्रन विमान का अवलोकन किया और उसकी तकनीकी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैडेट्स को जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाए, ताकि वे जिले के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिचित हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जशपुर में काजू, चाय पत्ती, नाशपाती और सेब की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जिससे यहाँ की कृषि को नया आयाम मिला है। देखिए, मैं एक दिन रायपुर में मिला था, तो एक एनसीसी कैडेट्स जो विमानन का प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी बताई। कहे कि रायपुर बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट है, ट्रैफिक बहुत वहाँ पर रहता है। तो फिर हम लोग प्रयास करके, जो कि जशपुर का रनवे भी काफ़ी अच्छा है। जब मैं MOS था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कई बार यहाँ पर प्लेन उतारता था अपना स्टील का, तो पायलट बहुत तारीफ करते थे। तो हमारा ये मन हुआ कि क्यों न जशपुर को प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है जशपुर वासी होने के कारण भी कि हमारे ज़िले के एयर स्ट्रीम में प्रशिक्षण का काम चल रहा है। 100 कैडेट्स को यहाँ पर प्रशिक्षण का काम होगा। अभी सब नहीं आए हैं, करीब 64-65 आए हैं, बाकी और आ जाएंगे। और बिहार में पुलिस की हत्या और लगातार हो रहे हमलों से राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, जिससे अपराधियों में हताशा है। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश कुमार को पूरे मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने इसे चिंता का विषय बताया है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रगति यात्रा की। क्या कोई युवा व्यक्ति भी इस तरह की यात्रा कर सकता है? यह आरोप बिल्कुल निराधार है। जो लोग इस तरह के ट्वीट करते हैं, उनका कोई विशेष मतलब नहीं है। सीएम आज सुबह भी सड़कों का जायजा लेने निकले थे। कई मंत्रियों से भी मिले हैं। लगातार सीएम एक्टिव है। वहीं तेज प्रताप यादव के मामले पर उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं और इस मुद्दे पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये हत्याएं हो रही है, ये तो सही में बहुत ही खेद की बात है, और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है, ये भी आप देख रहे हैं कि जितने इस तरह के मामले होते हैं, उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं, वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है, और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है, और अपराधी जो
पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के कटिहार में प्रश्न पत्र मैदान में बिखरे मिले। कटिहार में 9वीं और 11वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र मैदान में बिखरे हालत में मिले। शिक्षक इन बिखरे पड़े प्रश्न पत्र के ढेर से अपने विद्यालय के प्रश्न पत्र चुनते दिखे। प्रश्न पत्र की हालत पर सफाई देते हुए शिक्षा विभाग के डीपीओ प्रेमी शंकर ने कहा कि दरअसल महेश्वर एकेडमी में प्रश्न पत्र रखने के लिए 2 रूम आवंटित हैं। होली के बाद छुट्टी समाप्त होने पर अचानक कल से ही परीक्षा होने के कारण एक साथ जिले के 269 विद्यालय के शिक्षक प्रश्न पत्र लेने के लिए पहुंच गए थे, जिस कारण कुछ देर के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जिससे कुछ देर के बाद ही व्यवस्थित कर लिया गया है। लेकिन कूड़े के ढेर जैसी स्थिति में विद्यालय की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पर कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के डरहार थाना क्षेत्र के डरहार चौक पर 2 पक्षों के बीच होली खेलने के दौरान जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में बताया जा रहा है कि बरहारा गांव की तरफ से आ रहे बाइक सवार युवक डरहार चौक पर बाइक का साइलेंसर खोलकर जोर से आवाज देने लगा। अब उससे आवाज बंद करने को कहा गया तो वह बाइक सवार युवक नहीं माना, जिस पर ग्रामीण उग्र हो गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने कहा कि अभी तक दोनों पक्ष ने थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन देने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में 5 से 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मायागंज अस्पताल से इलाज करवाकर दोनों पक्षों के लोग नाथनगर थाना पहुंचे। वहां पर पुलिस से लिखित में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर वार्ड नंबर 9 का है। जानकारी के अनुसार होलिका दहन समापन समारोह के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने के लिए 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान प्रताप महतो और पलटू महतो के संबंधी के बीच कहासुनी हुई थी। इसी में एक पक्ष ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर कार्यक्रम के दौरान 2 गुट आमने सामने हो गए। इसी में मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से 20 से 25 लोग आपस में लाठी डंडे चला रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस घटना में महिला भी बीच बचाव करती दिख रही है। मामले को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से आवेदन मिला है। मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भागलपुर हबीपुर थाने के पास भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर सहित दूसरे जिले से काफी संख्या में लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के जिला अध्यक्ष जैड हसन उर्फ जिया भाई द्वारा किया गया, जबकि संचालन जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने किया। इस दौरान जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जैड हसन ने कहा कि इस तरह के आयोजन होने से 2 समुदायों के बीच एकता की भावना जागृत होती है। जहां आयोजित दावत इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सहित सभी दल के लोग शामिल हुए। ऐसे सामूहिक इफ्तार पार्टी होने से भाईचारे का संदेश मिलता है।
चाईबासा के एक घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गतिलिपि गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस धधकती आग में झुलसकर 4 मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे घर के पास रखे पुआल में खेल रहे थे। यह आग लगी की घटना सोमवार के दिन करीब 11 बजे हुई। आग लगने की खबर के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर ठाणे कोट नाका पर विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजी महाराज पर क्रूर अत्याचार कर उनकी हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की पावन भूमि से हटाने की मांग को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से बाबर की निशानी बाबरी मस्जिद को ढहाकर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र के साथ साथ उसके नामो निशान हटाकर देश में फिर एक बार स्वराज की स्थापना होगी। राजनीतिक बयानबाजी में नहीं करता। अल्टीमेटम क्या देंगे? अल्टीमेटम ये है, सरकार शीघ्र निर्णय करे और सड़के को वहां से हटाए देंगे। समय सरकार को देना पड़ता है। समय सरकार के हिसाब से चलती है, योजनाएं रहती है, प्लानिंग होता है। सरकार को पर्याप्त समय देना पड़ेगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी हमने सरकार को 8 वर्ष का समय दिया था। देखेंगे, चलेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। जैसे जैसे स्टेप तय होगी आपको बताया जाएगा। सरकार को एक ही बात हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उसको वहां से हटाओ। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। शिवाजी जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के कल्याण में शिवसेना ठाकरे गुट की रामबाग शाखा द्वारा एक विशेष झांकी तैयार की गई। इस झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान देने वालों का विरोध किया गया है। साथ ही झांकी में लिखा गया है कि ऐसे गद्दारों को चौराहे पर कौड़े मारे जाने चाहिए। इस झांकी में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, अभिनेता राहुल सोलापुरकर, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और प्रशांत कोराटकर के कटआउट्स लगाए गए हैं और उनका विरोध किया गया है। इस झांकी में कहा गया है कि यदि हमारे अपने लोगों ने विश्वासघात न किया होता तो आज का इतिहास ऐसा न होता। इस दृश्य में संभाजी महाराज को शमशेरी से औरंगजेब का वध करते हुए दर्शाया गया है। इस झांकी की परिकल्पना ठाकरे समूह के नेता विजय साल्वी ने की है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जल्द ही दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और उसकी शुरुआत जून 2025 में होने की संभावना है। पहले इसे 17 अप्रैल को शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब उड़ानों की आवाजाही जून से शुरू होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा कर प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। यह प्रोजेक्ट अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें AAHL की 74% और CIDCO की 26% हिस्सेदारी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में रखी थी। लगभग 16,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह हवाई अड्डा मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करेगा और भारत में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश बीजेपी संगठन ने हरियाणा के 27 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। गुरुग्राम से सर्वप्रिय त्यागी उर्फ पिंटू को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पटौदी से अजीत यादव को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। गौरतलब है कि हरियाणा में 22 जिले हैं,
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार 5 नए जिलों के नाम भी घोषित करेगी। भाजपा के गुरुग्राम से पूर्व जिला अध्यक्ष कमल यादव ने गुरुग्राम में सर्वप्रिय त्यागी और अजीत यादव के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा के जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में गुरुग्राम में 30 दावेदारों ने अपने नामांकन दर्ज कराए थे। इसी तरह गुरुग्राम महानगर से 29 दावेदारों ने नामांकन किया था। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि वह संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। वहीं गुरुग्राम से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कमल यादव ने जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन ने जो फैसला लिया है, नवनियुक्त अध्यक्ष उस पर खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। कैथल जिले के सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नकल माफिया का भंडाफोड़ हुआ है। उड़न दस्ता टीम ने परीक्षा के दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा है। ये सभी दूसरे छात्रों की जगह एडिशनल पंजाबी का पेपर दे रहे थे। उड़न दस्ता टीम औचक निरीक्षण पर स्कूल पहुंची थी। टीम को कुछ स्टूडेंट की पहचान संदिग्ध लगी। जांच में पता चला कि ये असली परीक्षार्थी नहीं थे। परीक्षा सुप्रिंटेंडेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना शहर प्रभारी इंस्पेक्टर गीता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया कि ये लोग पंजाब में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी परीक्षा दे रहे थे। पंजाब में कई सरकारी नौकरियों में पंजाबी भाषा अनिवार्य है, इसलिए कई स्टूडेंट पंजाबी विषय की परीक्षा पास करने के लिए नकल माफियाओं का सहारा लेते हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद जमानत पर आरोपियों को छोड़ दिया है। अब पुलिस उन असली छात्रों की तलाश कर रही है जिनकी जगह ये लोग परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे पास एक सैनिक पब्लिक स्कूल है, चंदाना गेट पे शिकायत आई थी कि 8 बच्चे किसी दूसरे की जगह पे पेपर दे रहे हैं। तो उन्होंने कंप्लेंट करी, जिस पे हमने FIR रजिस्टर की थी, जिसमें 8 बच्चों को तो हमने उसी टाइम नियमानुसार कार्रवाई कर दी थी। बाकी जो इसकी जगह पे पेपर दे रहे थे, जो दिलाने वाले थे, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो किस तरह से ऐसा हुआ पुलिस को? ये जो फ्लैंग ने ही पेपर देने वाले बच्चों को पकड़ा था और हमारे हवाले कर दिया था, जिसकी सुप्रिंटेंडेंट की शिकायत पर केस रजिस्टर हुआ है। ये पंजाबी का पेपर था उस दिन, एडिशनल पंजाबी का पेपर होता है। 10वीं का पेपर? 10वीं का। तो किस तरह से, जैसे बताया, किस तरह से पहचान हुई? उसमें बच्चों के जो सुप्रिंटेंडेंट था, जो फ्लैंग आई थी, उन्होंने उन बच्चों को पकड़ के हमारे हवाले किया था जी। ये जो पुलिस की तरफ से सभी स्कूल्स में फोर्स लगाई गई है और सभी को चेक करके ही अंदर भेजा जाता है। ये जिस दिन बच्चों का पेपर होता है 10th का या +2 का है, तो सभी की रूटीन में चेकिंग भी होती है और हम भी मौके पे जाके सभी को चेक करते हैं भी कोई दूसरे की जगह पेपर नहीं, नकल के लिए भी। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली है, कार्य कर रही है पुलिस भी इसके लिए। मोगा पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हो गया जब पुलिस को सूचना मिली कि जिस आरोपी अमन ने अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ 12 फरवरी को मोगा जिले के गांव डाला में एक NRI ब्लोर सिंह के घर से फायरिंग की, वो इस समय जिले गांव रामूवाला हरचौक में है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करने गई तो वह एक खेत में मिला। पुलिस पार्टी ने जब उसकी तलाशी लेने और जांच करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो उसने पुलिस पार्टी पर अपनी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव के लिए उस पर फायरिंग की गई। पुलिस की एक गोली बदमाश अमन के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਾਂਟਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ SHO ਮੈਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊ। ऑस्ट्रेलिया में एक पंजाबी युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक पंजाबी युवक दमनप्रीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला था, जो करीब 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। युवक की मौत से परिवार सदमे में है। परिवार विदेश मंत्रालय और राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सिचेवाल से मृतक दमनप्रीत सिंह का शव भारत लाने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि मृतक दमनप्रीत सिंह अभी अविवाहित था और उसकी 3 बहनें और एक भाई है। मृतक युवक के पिता जगजीत सिंह पुत्र करतार सिंह ने बताया कि उसके बेटे का शव 15 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन नदी में मिला था। इसकी सूचना वहां रहने वाली उनकी बहन अमनदीप को सैंडगेट पुलिस ने दी। वह उसका शव पुलिस के पास है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य सिचेवाल से अनुरोध किया है कि वे उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाने में उनकी मदद करें, ताकि हम उनका अंतिम संस्कार भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार यहीं कर सकें। मैं अपील करदा जी, मेरा बेटा 7 साल पहला आस्ट्रेलिया गया है, उत्थे जाके अपनी पढ़ाई करके 5 साल दी नर्सिंग दी अपनी जॉब ते लगा है। कुदरत दा कहर वरतिया शनिवार नूं सानू ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੋਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ साँभ संभाल कर लीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।